अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। अच्छा, एक बात जिस पे हम बाद में बात करेंगे कि कल इंडिया ने श्रीलंका के साथ क्या किया है। बहुत बुरा किया। मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैंने लिटरली अपने आप को श्रीलंकन टीम और श्रीलंकन लोगों की जगह जरा ये रिपीट डाला। हुआ। एशिया कप का फाइनल भी ऐसा ही हुआ था और उस वक्त भी ऐसी परफॉर्मेंस थी। पता नहीं श्रीलंकन बैटर्स को क्या हो जाता है इंडियंस के सामने, लेकिन इंडियंस ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है। और लेकिन क्रिकेट मतलब जबरदस्त क्रिकेट खेली। पता से नहीं उन्होंने बहुत बुरी खेली श्रीलंका ने और इंडिया ने बहुत अच्छी खेली है, क्या हुआ। लेकिन एक बात ये भी है कि कंडीशंस का फ़ायदा हो रहा है, होम ग्राउंड, होम सपोर्ट का भी इंडियंस को बहुत फ़ायदा हो रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही डोमिनेंट हो गए और बस हमसे, अगर हम सेमीफाइनल में गए तो हमसे सेमीफाइनल ना पड़ जाए। बिल्कुल, हम अभी भी अगर मगर में है, बट दैट विल कम लेटर इन द शो। ऑल्दो ये बहुत बड़ी बात है, बट हम इस पे बात करेंगे। उससे ज्यादा बड़ी बात था जिसका इंतजार, जिस तारीख का इंतजार था, वो तारीख आ गई है और वो तारीख है 8 फरवरी 2024। और ये तारीख है कि अभी आम इंतखाबात कब होंगे, ये सवाल जो था ना, इसका जवाब अब आ गया। और आखिरकार मुल्क के सियासी मंजर पर छाई जो गैर यकीनी की धुन थी ना, वैसे तो स्मॉग हर जगह ही आजकल फैली हुई है, लेकिन ये वाली धुन जो है ये जरा साफ हो गई है। और इलेक्शन हम उम्मीद करते हैं कि इससे फजाई आलूदगी ना हो, जो होपफुली ऐसा नहीं होगा। अभी हम अच्छी उम्मीदों के साथ ये सब कुछ शुरू कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर अलवी से मुशावरत के बाद 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात कराने का ऐलान जो है वो कर दिया है। अच्छा हुमा, इंटरेस्टिंगली जुमेरात को है ये, वरना उमूमन संडे को होता है, सैटरडे संडे टाइप ना, कोई छुट्टी हो। इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन और सदर आरिफ अलवी के दरमियान कल मुशावरत हुई, जिस पर 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात कराने पर इत्तफाक हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब सहाफ़ी ने पूछा यही सवाल कि पोलिंग डे इतवार को क्यों नहीं रखा, तो सिकंदर राजा ने कहा कि अच्छा है, इससे स्कूल के बच्चे एक छुट्टी मिलने पर खुश हो जाएंगे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख दी थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को सदर आरिफ अलवी से मशवरा करके हतमी तारीख का ऐलान करने की हिदायत दी और यह भी कहा कि इंतखाबात की तारीख देने के बाद किसी दरखास्त को नहीं सुना जाएगा। इंतखाबात की जो भी तारीख तय की जाए उस पर सदर समेत सबके दस्तखत होने चाहिए। अच्छा जी, ये भी आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि इलेक्शन कमीशन, सदर और पार्लियामेंट अपना काम खुद करे और अगर कोई अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो अदालत मुदाखलत करेगी। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन अपना जवाब जमा करा देगी। बज़ाहिर तमाम जमातों ने इलेक्शन की तारीख को कबूल भी कर लिया है और ऑब्वियसली क्योंकि इंतजार भी इतना था ना कि एक तारीख मिलने के बाद क्लैरिटी आ गई है कि अब 8 फरवरी है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो अब होगा ये कि आने वाले दिनों में इंतखाबी गहमा गहमी जो है ना, उसमें इजाफा तो क्या, अभी तो लग रहा था कि कुछ होने ही नहीं वाला, अब मेरा ख्याल है कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं हमें नजर आएंगी। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। हामिद मीर साहब, इलेक्शन की डेट सामने आने के बाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ या जमीयत उलमा इस्लाम समेत तमाम जमातें बज़ाहिर राजी नजर आ रही हैं, क्या हम इसे एक खुशाइंद पेशरफ्त कह सकते हैं? जी, ये बड़ी खुशाइंद पेशरफ्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने एक डेट अनाउंस की। गो कि ये वो डेट नहीं है जो कि इलेक्शन कमीशन ने पहले अनाउंस की थी। पहले तो उन्होंने कहा था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होगा, जिस पर कि मेरे समेत बहुत से लोगों को यकीन नहीं था और हमारा जो शक था वो दुरुस्त निकला और इलेक्शन कमीशन ने अब 11 फरवरी की डेट दी। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे इलेक्शन कमीशन को सदर आरिफ अलवी साहब के साथ मुलाकात करनी पड़ी। वहाँ पे जब इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की डेट दी तो उस डेट पे सदर साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने 8 फरवरी की डेट जो है वो प्रपोज़ की। अच्छी बात है कि जो इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो बेयकीनी के गहरे बादल थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे बहुत से सवालात हो रहे थे मीर साहब, वो भी अब शायद डिसाइड हो जाए कि ये मामला अभी अदालत के सामने है कि इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार जो है दरअसल किसके पास है। तो आपके ख्याल में इसी केस में अदालत को ये तय कर देना होगा या ये भाम आने वाली पार्लियामेंट को ही तय करना पड़ेगा, चाहे वो आईनी तरमीम से ही करे? देखें, मेरा तो जो ख्याल है वो ये है कि इसमें आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल शुरू से ही मैं अपने इस मौक़िफ़ का इजहार करता रहा हूँ कि आइन के आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5 बहुत क्लियरली बताती है कि जब असम्बली ख़त्म हो जाए तो फिर सदर जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन के लिए डेट अनाउंस करेगा। तो ये जो 48 की सब क्लॉज 5 है उसमें तो ये इख्तियार सदर का है।
इसीलिए कल सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं उन्होंने ये कहा कि सदर साहब ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। लेकिन इसके अलावा भी एक आर्टिकल है 224 वो भी ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए और सदर को डेट अनाउंस करनी है। तो सदर के पास इख्तियार है, इस पे आइन बड़ा क्लियर है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई जब पिछली असम्बली ने जाते जाते जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 है उसमें एक तरमीम की, और फिर वो तरमीम भी उस वक्त की जब आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं थे, वो उम्रे के लिए 4-5 दिन के लिए बाहर गए हुए थे और उनके पीछे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब सिर्फ 5 दिन के लिए कायम मुकाम सदर थे, और वो तरमीम उनके पास आई जब, तो उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कल कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि जाइए जाके सदर आरिफ अलवी से मशवरा कीजिए, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अभी भी जो इख्तियार है इलेक्शन की तारीख देने का वो सदर आरिफ अलवी ही के पास है। और इसीलिए उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन की प्रपोज डेट है 11 फरवरी उसको उन्होंने तस्लीम नहीं किया। अच्छा मीर साहब, इलेक्शन की तारीख तो आ गई है, अब सवाल ये उठेगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा होंगे या नहीं। बिलफर्ज वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं रहते, तो पीटीआई तहरीक इंसाफ की बतौर जमात इंतखाबी परफॉर्मेंस पर आपके ख्याल में क्या असर पड़ सकता है? मेरी जो इस मामले पे जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है उससे शायद आप या बहुत से लोग इत्तेफाक ना करें, लेकिन देखें कुछ चीज़ें ये पाकिस्तान है, ये कोई आइडियल डेमोक्रेसी तो है नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन से पहले ही आपको पता होती हैं। इलेक्शन से पहले ही हर बंदे को पता होता है कि किसने हुकूमत बनानी है। तो अभी हमें जो है वो खुद ही बता रहे हैं लोग कि किसने हुकूमत बनानी है। यहाँ तक कि जिन्होंने हुकूमत बनानी है वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत बननी है। और ये भी सबको पता है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी इलेक्शन के प्रोसेस से आउट किया गया तो इस इलेक्शन के रिजल्ट को दुनिया तो छोड़े पाकिस्तान के अंदर कोई तस्लीम नहीं करेगा। इसलिए अगर आपने इस इलेक्शन की जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी जो है उसको बरकरार रखना है तो आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें से आउट ना करें। क्योंकि ये तो मुझे पता है कि मैं 100 दफ़ा अगर कहूँ कि जी इमरान खान को भी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए, तो ये मेरी बात तो कोई तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो आउट करना ही करना है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को भी आउट कर दिया तो फिर इसका मतलब यह है कि ये वन वे ट्रैफिक थी, एक यकतरफा इलेक्शन था जिसमें कि तहरीक इंसाफ के जो मुखालफीन हैं उन्होंने आपस में इलेक्शन किया और इस इलेक्शन के रिजल्ट को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इसलिए मैं बार बार ये इसरार करूंगा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस से आउट ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हामिद, बहुत शुक्रिया मीर साहब। लेकिन मीर साहब जब ये आपने भी बात की और एक्चुअली ये तो एक बड़ी कॉमन नॉलेज भी है कि हमारे यहाँ पता होता है ऑलरेडी कि हुकूमत किसने बनानी है। उसके बाद ऑब्वियसली खान साहब को नहीं इलेक्शन शायद अलाउड हो या वॉट एवर इट इज़, तो फिर हम ये सोचते हैं कभी कभार ये इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है जिसमें करोड़ों रुपए लगेंगे, पूरी एक गवर्नमेंट मशीनरी, पूरा पाकिस्तान जो है रुक जाएगा, स्कूलों की छुट्टियां भी बीच में हो जाएंगी, तो फिर ये क्यों होता है जब सब कुछ पता ही है कि आगे जाके क्या होना है। आई मीन वो एक इट्स नॉट एन आइडियल डेमोक्रेसी बट इट शुडंट बी अ जोक आइदर। तो ये सवाल बड़ा एक रह जाता है कि व्हाट इज। अच्छा, आज एक और बहुत अहम समात है सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतालिक, उस पर हम सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार आसमा शेराजी साहिबा से भी उनकी राय और तज़िया जानेंगे। लेकिन जो जिससे आगाज हमने किया, जी बिल्कुल, दैट विल कम लेटर इन द शो। अभी जरा वापस मैच पे आते हैं ना, क्योंकि कल तो आपको पता है कि पाकिस्तान का मतलब भारत ने श्रीलंका को बुरी तरह शिकस्त, और जो हम इमेजिन कर रहे थे ना कि क्या क्या होना चाहिए तो फिर पाकिस्तान का चांस बन सकता है, लो जी वो सब कुछ हो रहा है। परेशानी अभी तक ये है कि हमने भी जीतना है अपना मैच और ठीक ठाक किस्म का जीतना है। तो कल आपने देखा ही होगा कि इंडिया ने श्रीलंका को बुरी तरह शिकस्त देकर पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जो है ना उनको और पुख्ता कर दिया, मजबूत कर दिया है। और कुदरत का निजाम कहिए या कुछ और कहिए, हाँ कुछ और ही कहेंगे वैसे तो ही पाकिस्तान के हक में हो रहा है। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने का एक हकीकत पसंदाना चांस अब बन चुका है। लेकिन जिस तरह हम बात करें, शर्त यह है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को कल बड़े मार्जिन से हराए। कौमी टीम अगर कल 84 रन की जीत या 35 ओवर्स के अंदर हदफ हासिल कर लेती है तो जो है ना ये आपने याद रखना है व्हाइल यू आर वाचिंग द मैच। और क्योंकि एनीथिंग इससे आगे पीछे क्रिकेटर्स को भी बताओ, हमारी टीम को भी बताओ कि हमने 84 रन के टारगेट से जीता। उन्होंने पिछला वाला मैच बड़ा अच्छा और बड़ा कॉन्फिडेंट, बड़ी टीम से जीतना अभी बाकी है, यानी हम लेकिन मतलब अंडररेट
ना करें मेरे ख्याल में अभी सिचुएशन को, लेकिन मेरे ख्याल में हमने ओवर रेट भी किया, अंडर रेट भी किया। अभी सिचुएशन को देखते हुए रन रेट बेहतर होने से अगला मरहला कदरे आसान हो जाएगा। और कल बेंगलुरु में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच सुबह 10:30 बजे। अच्छा, ये भी है कि माना कि कल बहुत से लोगों की सैटरडे है, छुट्टी होगी, लेकिन आपको 10 बजे फिर भी जागना होगा। वैसे तो जाग ही जाते हैं सारे, क्योंकि मैच जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि किधर है हम। और बारिश की भी पेशगोई है, बारिश की भी पेशगोई है। और इसी हवाले से हम ज़रा बात करते हैं। ऑल द वे फ्रॉम बेंगलुरु फैज़ान लखानी ने हमें ज्वाइन किया है। फैज़ान, किधर है, क्या हाल है आपका, कैसे हैं, और क्या हमारी टीम के क्या टेम्परामेंट है, क्या सेंटिमेंट्स हैं? पूरी एक वर्किंग तो सारों के सामने होगी। अभी हम यही बात कर रहे थे, ये 84 रन्स और विद इन 35 ओवर्स, तो बड़ी अच्छी तरह टीम को भी पता होगा। और फैज़ान, मौसम का भी बता दें, कल बारिश की भी पेशगोई है। अच्छा, मौसम का पहले मुबशिर बता दूं, बतदरीज बेहतर हो रहा है। मतलब हर चीज, शायद अगर पाकिस्तान की फ्लाइट चल पड़ी तो मेरे ख्याल से परवाज हमवार होगी। ऑल्दो अब भी बारिश के चांसेस है। एक चीज यहाँ पे अहम है कि कल जो पहले भी फोकास्ट थी बारिश की मुबशिर, वो दोपहर 2 बजे के बाद से थी, यानी आधे से ज्यादा मैच निमट जाना था उस वक्त तक। अब वो फोकास्ट जो कल 60-70% आ रही थी, वो 50-45% तक आ गई। आई होप कल और बेहतर हो जाए और मैच पाकिस्तान का पूरा हो जाए। तो 84 रन के मार्जिन की बात कर रहे थे, 84 रन पे पाकिस्तान एज हासिल कर लेगा न्यूजीलैंड पे, 0.02 का एज हो जाएगा। अगर 84 प्लस और करता रहा, जितना ज्यादा 84 से ऊपर जाएगा पाकिस्तान, उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि उसके बाद न्यूजीलैंड का आखिरी मैच श्रीलंका से और हमारा आखिरी मैच इंग्लैंड से। तो अगर थोड़ा सा ही फर्क होगा तो न्यूजीलैंड के पास भी मौका होगा उसको कवर करने का। पाकिस्तान इंग्लैंड से थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है उसको कवर करना। तो जितना कल के मैच में पाकिस्तान अपना नेट रन रेट ऊपर करेगा, उतना पाकिस्तान को फायदा होगा। अच्छा, कल तो हमने सुना था कि मैच जब टीम पहुंची है बेंगलुरु तो वो ज़रा रेस्ट फरमा रहे थे। आज का स्केड्यूल क्या आपको नज़र आ रहा है? मेंटली कितने तैयार हैं? बिकॉज बहुत सी चीज़ें इधर उधर हुई हैं, जिसको कहते हैं ना, लिटरली ज़मीन आसमान हिला है तो पाकिस्तान का कुछ ये चांस बना है, लेकिन अब बन ही गया तो वी शुड टोटली अवेल इट। हमेशा पाकिस्तान का चांस उसी वक्त बनता है जब जमीन आसमान हिल जाते हैं, अगर मगर पे आ जाते हैं, दुआओं पे आ जाते हैं। ऐसे मौके भी पाकिस्तान की फ्लाइट चलती है। अब बट कल पाकिस्तान ने यहाँ पे आराम किया। कुछ टीम की कमिटमेंट्स थी आईसीसी की प्रोडक्शन के साथ, ब्रॉडकास्ट के साथ, वो कुछ शाम में इंटरव्यूज हुए। हमने भी रात इंटरव्यू किया इफ्तिखार अहमद का। आज कुछ देर बाद पाकिस्तान टीम का यहाँ प्रैक्टिस सेशन है। सुबह के सेशन में पाकिस्तान प्रैक्टिस करेगी और 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है यहाँ पे आज पाकिस्तान टीम का। तो आज पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी और मुसलसल क्रिकेट खेलती ही आ रही थी। बीच में पिछले मैच में और इस मैच में गैप थोड़ा कम था, तो एक दिन का आराम जो गुज़िश्ता रोज का था वो पाकिस्तान टीम को दिया गया। आज यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन पाकिस्तान टीम का, और उसमें ही पाकिस्तान टीम डिसाइड करेगी। बट फैज़ान, आपकी बात हुई, आप जिस तरह बता भी रहे हैं, इफ्तिखार अहमद से बात हुई है, कुछ बिरयानी का भी उन्होंने जिक्र किया और बिरयानी के मामले पे काफी आग भी बोला। पता है बिरयानी, अब मैं तो थोड़ी सी एम्बेरस हो गई हूँ इसका जिक्र करते हुए। इफ्तिखार ने बिरयानी का जिक्र किया है। अच्छा, आए ना, सुन ले पहले उन्होंने क्या कहा। फैज़ान, एक सेकंड पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर आप पे वापस आते हैं। पाकिस्तान टीम जीत जाए तो ये लोग नहीं कहते कि ये बिरयानी खाते हैं। जब हारते हैं तो क्यों लोग कहते हैं कि बिरयानी खाते हैं? मुझे आप लोग इनके जवाब दे दो। ये हारने की वजह यही है कि बिरयानी खाते हैं? नहीं, ऐसे कुछ है नहीं। देखो, इज़ ए प्रोफेशनल, हर क्रिकेटर अपने आप को मतलब देखता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। अगर कोई बिरयानी खाता है, कोई ऐसे काम करता है जिससे मुल्क का नाम बदनाम होता है, तो हम उसके भी खिलाफ। तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं बिरयानी बिरयानी होती है चाहे जीते या हारे। बिल्कुल, आई एग्री विद हिम। और इफ्तिखार को तो खबरदार किसी ने मना किया बिरयानी खाने से या कुछ भी खाने से, सो आई एम ऑन हिज साइड। तो खैर, ये तो एक बहुत ही बड़ी बात बन गई थी। पता है क्या होता है, और फैज़ान यू विल ऑल्सो अग्री, जब टीम अच्छी परफॉर्मेंस ना दे रही हो तो फिर वो एक बहाना सा बन जाता है ना कि किसी चीज़ को भी पकड़ लो। लेकिन जब टीम अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं होती, सॉरी मुबशिर आपकी बात करते हैं, बट अगेन प्लेयर, हर प्रोफेशनल एथलीट को पता है कि उसने क्या खाना है, अपने आप की वर्ल्ड कप खेलेंगे। हाँ, वी वोंट स्टार्ट दैट अगेन गाइस, बट यस, अब तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। एनी चेंजेस फैज़ान, कुछ आपको नजर आ रहा है? फिटनेस लेवल भी बताएं आप। तो शादाब खान की इंजरी से मुतालिक भी कुछ कोई अपडेट हो?
देखिए, शादाब खान के कंफ्यूजन पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज फैसला करेगी कि उसको मजीद आराम देना है शादाब को, या कल का मैच खिला दे। ये पाकिस्तान टीम के लिए अभी डिसाइड नहीं किया, और अगर कोई चेंज पाकिस्तान टीम करती तो एक शादाब खान को ही टीम में लाने के हवाले से होगा, वरना विनिंग कॉम्बिनेशन जिस तरह पाकिस्तान टीम ने कोलकाता में आखिरी मैच खेला था, उसमें चेंजेस करना फिर अनलाइकली ही है। अगर कुछ चेंज हुआ तो एक शादाब खान का ही चेंज होगा, जिसपे वो मजीद वेट कर रहे हैं, मजीद असेस कर रहे हैं। और जो ऐसा नहीं है कि शादाब खान ने कोई बहुत ज्यादा सीरियस नोयत की उनकी इंजरी, बट पीसीबी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर उनको पिछले मैच में भी रेस्ट दिया था, क्योंकि पिछले 12-13 माह में तीसरी मरतबा उनको इस तरह कंफ्यूजन का वाकया हुआ था। इससे पहले पिछले साल सितंबर में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए इस तरह की उनको चोट लगी थी सर पे। फिर एक तो फैजान, रिजर्व प्लेयर्स को यूटिलाइज करने का कोई प्लान है? आईसीसी से कोई राब्ता किया अब तक पीसीबी ने? एज वी स्पीक अब तक पीसीबी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट इस तरफ गई नहीं है। 3 रिजर्व प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद तो है, बट उसका भी एक पूरा एक प्रोसेस होता है, उनको बताना पड़ता है कि ये मेडिकल ग्राउंड है। तो अब तक फिलहाल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान टीम ने अभी तक अपने जो 15 ट्रेवलिंग मेंबर्स थे उसमें से किसी को रूल आउट नहीं किया। और न्यूजीलैंड की टीम के बारे में भी कहा जा रहा है कि फिटनेस मसाइल का शिकार है। मेरे ख्याल में 10 प्लेयर्स हैं उनके, सिर्फ वो ही हैं फिट, बाकी क्या अपडेट है न्यूजीलैंड की टीम की? देखिए, मैट हेनरी की कल की फिटनेस का प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी जगह उन्होंने काइल जेमिसन को बुला लिया है न्यूजीलैंड की टीम ने। तो आप देखें न्यूजीलैंड की टीम को किस तरह आप ये कहें कि इसका नुकसान होता है या पाकिस्तान इसका कितना फायदा हो सकता है, बट न्यूजीलैंड की टीम काफी यहाँ पर इंजरी मसाइल का शिकार है। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम उसके भी रिजल्ट पे अगर न्यूजीलैंड आगे पीछे होता तो ऑस्ट्रेलिया के रिजल्ट भी पाकिस्तान के हक में अगर चले जाते तो वो भी एक हमेशा हमारे पास 2 राहें अगर मगर की है। एक न्यूजीलैंड सारे मैचेस आ रहे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया सारे मैचेस आ रहे हैं। तो वहां दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ भी फिटनेस के मसाइल हैं। अच्छा, केन विलियमसन का भी बता दें, वो कह रहे थे कि रिकवर कर जाएंगे पाकिस्तान के मैच के खिलाफ। आज न्यूजीलैंड की टीम का प्रैक्टिस सेशन है और उसमें उनका असेसमेंट होना है, तो उसके बाद बताएंगे की भी टीम। अच्छा, फाइनली कल जो इंडिया ने किया है श्रीलंका के साथ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया ने एशिया कप में भी यही किया था श्रीलंका के साथ, बट उम्मीद नहीं थी कि वर्ल्ड कप के मैच में इस तरह का वेलकम में रिजल्ट आएगा। बट इंडिया इस वक्त बिल्कुल एक डोमिनेट कर रही है इस टूर्नामेंट में, और एक ऐसी टीम बन चुकी है जो नाकाबिले तस्खीर टीम लग रही है इस टूर्नामेंट में। लेकिन इस तरह जब रन चलता है ना किसी टीम का, तो वो फिर कहीं ना कहीं आगे फुल स्टॉप लगता है। और यहाँ पे पिछले अगर बात करूं, पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स में इंडिया सेमीफाइनल में हमने बहुत दफा देखा है कि सेमीफाइनल में आके हारता है। ओके फाइन, लेकिन फिलहाल तो खैर हमें कोई फुल स्टॉप लगते हुए फैजान नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक बात है, बहुत से ऑब्वियसली तज्जिए हैं लोगों के। एक तो इनका होम ग्राउंड है, बट सिर्फ होम ग्राउंड होने की वजह से उनकी ये परफॉर्मेंस तो इतनी पार एक्सीलेंस नहीं हो सकती। अदरवाइज ऑल्सो दे आर अ वेरी यूनाइटेड टीम। देखिए, टीम अच्छा खेल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, होम ग्राउंड हो ना हो, टीम की परफॉर्मेंस में नजर आ जाता है। श्रीलंका में जो एशिया कप वो तो उनका होम ग्राउंड नहीं था। जिस तरह टीम खेल रही है, और आप देखें जिस तरह अभी विजुअल भी चल रहे हैं, जिस तरह इनकी अटैकिंग फील्ड प्लेसिंग होती है, ये चीज अपोनेंट पे दबाव डालती है। अगर आपने शुरू में ही दबाव डाल दिया, कहीं मौका नहीं दिया अपोनेंट को कि वो थोड़ा सा गेम में वापस आए, तो आप पूरे गेम पे छाए रहते हैं। और जो स्ट्रेटजी, हार्दिक पांड्या इंजर हुए और उनकी जगह जो है मोहम्मद शामी, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि उनके पास बैकअप बहुत रेडी है। हमारे पास नसीम शाह जिस दिन इंजर्ड हुए थे, हमें पता चल गया था कि हमारे वर्ल्ड कप में अगर मगर शुरू हो जाएंगे। तो ये फैजान, आप एग्री करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसकी एक वजह मुबशिर ये है कि इंडिया अपनी एक तो मेन उनकी टीम खेलते रहती है, फिर उनकी ए टीम के टूर्स हो रहे होते हैं, अंडर 23 के टूर्स हो रहे होते हैं, अंडर 19 के टूर्स हो रहे होते हैं। हम उस बड़ी तादाद में उस अंदाज में अपनी ए टीम के या अंडर 19 टीम के टूर्स या अंडर 23 के टूर्स नहीं कर रहे होते। जब तक हम बैकअप को एक्सपोजर नहीं देंगे, जब तक हम उन प्लेयर्स को खिलाएंगे नहीं, जब तक हम उन प्लेयर्स को टूर्स पे नहीं भेजेंगे, तो हमें अंदाजा ही नहीं होगा कि हमारे कौन से प्लेयर्स किसकी जगह पे मौजूद है पीछे उसको रिप्लेस करने के लिए। तो अपने प्लेयर्स को एक्सपोजर दें, उनको तैयार करें। इंडिया ने पिछले 4 साल में पूरा प्लेयर्स का साइकिल चलाया। उन्होंने प्लेयर्स को साथ साथ मौका भी देते रहे, टीम के साथ भी रखे, उनको खिलाते भी रहे। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता ना कि बिल्कुल फैजान, परहैप्स हमें भी कुछ सीखने की जरूरत है उनसे, बिकॉज हमने देखा है कि जब वो अपनी छोटी टीमों के साथ खेलते हैं तो वो अपने बड़े प्लेयर्स को, जैसे कोहली हो जाए या रोहित हो जाए, उनको रेस्ट करवा देते हैं। सो दीज परहैप्स आर द थिंग्स दैट वी शुड अडॉप्ट एज वेल। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे यहाँ पे 100% एग्री करूंगा। जहां आपकी छोटी बड़ी टीम से वीकर अपोनेंट अगर कोई हो, ऐसा अपोनेंट जहां पे आप अपने
फुल स्किल्ड प्लेयर्स की बजाय अपने बेंच स्ट्रेंथ को खिला सकते हैं, वहां उनको खिलाए। ऐसे रिजल्ट, ऐसे मैचेस जहां पे रिजल्ट शायद ऐसे इतना चांसेस मैटर लेने ना होंगे, करते वरना तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैजान लाखानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका That's right, फैजान Faizan, लाखानी। thank और you, जिस enjoy तरह yourself. हम क्रिकेट की बात करें, बाबर आजम 2020 या 19 के बाद से कोई उन्होंने मैच ही नहीं छोड़ा, तो ये भी एक गलत बात है। बाकियों को भी चांस मिलना चाहिए, वो भी रहें, और छोटी टीमों के खिलाफ रेस्ट करना चाहिए और बाकियों को मौका मिलना चाहिए। इसी तरह आपका टैलेंट कोई फिर आगे बाहर बैठने निखर के को सामने हमारे यहाँ तैयार ही नहीं होता, जो जिसको जो चांस मिलेगा वो जाके बिल्कुल करेगा। सो ये फैसले जो होते हैं मैनेजमेंट के होते हैं, एंड आई थिंक ये अब जब वापस आएंगे तो ये थोड़ा सा रिविजिट सोचना करना पड़ेगा। अच्छा, आपको कुछ दिखाना है और आपको अच्छा भी लगेगा। बलूचिस्तान के इलाके पसनी का अस्तोला जजीरा खूबसूरत और नायाब तो ऑब्वियसली है ही है, और आबी हयात जो है ना यहाँ बड़े ज़बरदस्त किस्म की उनकी मैं कहूँगी ठिकाना ही है। ये जजीरा महफूज समुद्री इलाके का दर्जा भी रखता है, लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ इंसान पहुँच जाते हैं वहाँ क्या होता है, इंसानी मौजूदगी के बाइस इस जजीरे में कछुओं की बका खतरे में पड़ गई है, और जंगली हयात और माहौलियात के फिल्म मेकर सैयद हसनैन रजा ने अस्तोला जजीरे में होने वाली कुछ गैर कानूनी सरगर्मियों को फिल्मबंद किया। इस पर रिपोर्ट तैयार की है बिल्कुल ये उनीबा ज़मीर शाह की रिपोर्ट है, लेट्स वॉच। जजीरा अस्तूला को 2017 में महफूज समंदरी इलाका करार दिया गया ताकि यहाँ मौजूद नायाब और ख़तरे से दो चार समंदरी हयात को इंसानी सरगर्मियों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। ये हयातियाती तनों से भरपूर इलाका है, लेकिन समंदरी हयात के लिए महफूज करार दिए गए इलाके में फिल्माए गए ये मनाजिर इंतहाई तकलीफदेह हैं। ये वाला हाँ, ये नहीं इसके साथ वाला ये जो डेड थे उस नेट के अंदर फंसे हुए फुटेज में देख सकते हैं, देयर वर मोर देन 17, ठीक है, और इससे भी शायद ज़्यादा हो क्योंकि नेट काफ़ी बड़ा था। हमने जब उसको पहले देखा तो जो हमें लगा कि शायद सारे मर चुके, लेकिन जैसे हमने क्लोजली देखा तो कुछ उसमें अपने फ्लैप से ला रहे थे, कुछ हल्की हल्की सांस ले रहे थे, तो हमने फ़ौरन से उसको नेट में से निकाला और उनको हम पानी की तरफ ले गए, तो वो उनको हमने रेस्क्यू कर लिया। लेकिन ये तो वो वाक़या था जो हमारे सामने पेश आ गया। हमारी एब्सेंस में क्या, हम सिर्फ वहाँ पर 2 या 2.5 दिन रहे, हमारी एब्सेंस में क्या हो रहा है, कौन उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका कोई आंसर नहीं है। घोस्ट नेट्स, देयर वर फिशिंग नेट्स, जितने भी ट्रैश है, गंदगी है, सब वो वहाँ पड़ा हुआ था। और एक नेट के अंदर एक टर्टल हैचलिंग बिल्कुल फ्रेश उसी वक्त कहीं वो निकला है, और वो उसमें टेंगल्ड होके जो है ना वो मर चुका था। और जब हम थोड़ा बोट लेके दूसरे वाले आइलैंड पे गए तो वहाँ पे हमने ये देखा कि ये बहुत सारे टर्टल के हैचलिंग्स एक ही नेट के अंदर सारे वो डेड हुए हुए थे, और कुछ को हमने देखा तो कुछ सांस ले रहे थे, कुछ अपने फ्लैप्स हिला रहे थे। सो वी ट्राई टू रेस्क्यू देम। हमने 15 से 16 रेस्क्यू किए, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जो है वो ऑलरेडी मर चुके थे। हमने उनको जिनको रेस्क्यू किया, जैसे ही हम उनको पानी के करीब ले गए तो दे स्टार्टेड बिकमिंग एक्टिव, और वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पानी में जाना शुरू हो गए। और हैरानगी इस बात की है कि अथॉरिटीज़ को किसी को उससे परवाह ही नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इट्स अ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, इट्स रामसार वेटलैंड साइड, आज की नहीं 2001 या 2 की शायद ये लिस्ट हुई हुई है। और जो इंटरनेशनल मैरीटाइम के अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस देखें तो वो भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उन सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस उनका मेंबर है। ये एक नेट में ट्रैप हुए थे जो कि वहाँ पर कोयल बटेर पकड़ने के लिए लगाया हुआ था। दे वर मोर देन 300 प्लस आपकी नेस्टिंग साइट्स बनी हुई थी टर्टल्स की, और हर रोज़ जब हम सुबह उठ रहे थे देयर वाज 15 to 17 ऑलमोस्ट फ्रेश आपके मार्किंग्स थी जहाँ पे जो है ना टर्टल्स ने एग ले किए होते थे। और इसका मतलब है कि वो बहुत एक रिमोट एरिया है, ह्यूमन प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एक रिमोट आइलैंड पे जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी फिल्म करने गए थे, हमें यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है। माहिरीन के मुताबिक हम कछुओं को साफ, आलूदगी से पाक और महफूज साहिल फराहम करके फितरी हुस्न और समंदरी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। बड़ी तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की बलूचिस्तान के इस इलाके पसनी की, जो अस्तोला जजीरा है, खूबसूरत भी है। खूबसूरत कितना है, मतलब लिटरली वैसे तो काफ़ी इश्यूज वगैरह को भी आइडेंटिफाई किया, लेकिन अगर अनटच्ड हो जगह तो पानी के रंग भी सही नज़र आते हैं, और इट्स ब्यूटीफुल। ये साइट्स जो है क्रिकेट की बात करें
ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, और जो इस वक्त क्रिकेट की सिचुएशन मामला चल रहे हैं, अगर मगर चल रहा है, श्रीलंका की कल की परफॉर्मेंस चल रही है, तो बात कर लेते हैं। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रज़ाक, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, श्रीलंका की इतनी बड़ी हार पाकिस्तान के लिए तो बहरहाल एक अच्छी खबर ही है। रन रेट वाला चैलेंज थोड़ा कम हुआ है, हर मैच का नतीजा हमारे हक में जाता देखकर आपको भी लग रहा है, जिस तरह हम सबको लग रहा है, कि इस बार कुदरत का निज़ाम हमें सेमीफाइनल में ले ही जाएगा? देखिए, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, और यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि इसमें जो बंदा सोचता है वो होता नहीं, जो नहीं सोचता वो हो जाता है। और फिलहाल तो जितने भी मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान की फेवर में जा रहे हैं, पर पाकिस्तान को जीतना बहुत जरूरी है, बड़े मार्जिन से और अच्छी क्रिकेट खेल के, फेयरलेस क्रिकेट खेल के वो जीतेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। और देखें, अच्छी टीम में ही हमेशा ऊपर आती हैं, और इस तरह कुदरत के निज़ाम को अगर हम डिपेंड करें कि कुदरत हमें पहुंचा देगी, तो फिर हमने क्रिकेट भी तो अच्छी खेलनी, जो स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो वर्ल्ड कप में मैचेस हो रहे हैं उसके मुताबिक। ऑलराइट, अच्छा चलें आगे। ये बताएं कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच अगर जीतना है तो उसमें एक अहम किरदार होगा फ़खर जमान का। तो हमारे टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर के वाहिद पावर हिटर वही हैं, क्या उन्हें शुरू से ही मारा मारी करनी होगी, एंड ही शुड स्टार्ट एग्रेसिवली, या जिस तरह वो सेट होते हैं थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ही ईजेस इन, तो क्या चलेगा आपके ख्याल में कि हाउ शुड ही प्ले इट? देखिए, अगर फखर जमान की अगर बात कर रहे हैं तो फखर जमान की अपनी एक नेचुरली गेम है, और उसको नेचुरली गेम ही करनी चाहिए। अगर वो एक ओवर में 20 कर रहा है तो उसको फिर एक ओवर में 20 ही करना चाहिए, और टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेयर टाइम देते हैं वो थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, प्रेशर पड़ जाता है, फिर आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फेयरलेस क्रिकेट खेलें, अपनी खुल के क्रिकेट खेलें, जैसे ये PSL में खेलते हैं, जैसे डोमेस्टिक में खेलते हैं, इसी माइंड से जाएं और एंजॉय करें, और पाकिस्तान को बहुत अच्छा एक टोटल सेट करके दें। क्योंकि बाकी टीम्स के प्लेयर्स जो हैं वो टाइम नहीं ले रहे, हम जरा ज्यादा टाइम ले लेते हैं, तो हमें देखना होगा, एग्रेशन दिखाना होगा। अच्छा रज़ाक, ये मैच दिन में हो और दोनों टीमों को रोशनी में ही बैटिंग करना होगी, इसलिए ये वाला टॉस भी काफी दिलचस्प होगा। आपकी नजर में बेंगलुरु की सुबह में बैटिंग ज्यादा बेहतर रहेगी या बॉलिंग करना बेहतर रहेगा अगर टॉस जीतते? देखिए, डे क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, इसमें ना पहले बैटिंग का एडवांटेज है ना सेकंड बैटिंग का एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे एक पिच के मुताबिक आपको टोटल सेट करना पड़ता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट दिया था न्यूजीलैंड को, तो अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो कोशिश करे कि 350 से ऊपर ही स्कोर लेके जाए, और अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करती डेफिनेटली वो भी इसी माइंड से जाएंगे कि 350 अबव जाए, जिससे प्रेशर हो, जिससे बैट्समैन को चार्ज करना पड़े, उसमें विकेट लेने का भी उनको एडवांटेज मिलता है। और ये कि पहले बैटिंग करते 280, 290 या 300 का अगर माइंड में रखेंगे तो ये बहुत कम टोटल होगा डे मैच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रज़ाक, और वही बात कि मैच जरूर जीतना है, कुछ हो जाए अब कुछ करना है, और हमें नहीं पता कि कौन तेज खेल रहा है कौन हल्का खेल रहा है, वी डोंट नो, वी नीड टू विन। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर के रास्ते गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों की वापसी के मामले पर हम बात कर लेते हैं। वापसी के अमल में तेजी आ गई है। कराची, पंजाब और कश्मीर से अफगान शहरी वतन वापस लौटने के लिए सामान समेत बॉर्डर पहुंचकर उन्होंने एंट्री करते हैं, और 14 साल से कम उम्र बच्चों को अब वेरिफिकेशन के अमल से नहीं गुजारा जाता, जिससे वापस जाने वालों को इंतजार नहीं करना पड़ता। अच्छा, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ रसूल दावड़ हमें तोरखम बॉर्डर से तफसीलात बता रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पाक अफगान तोरखम बॉर्डर के करीब मौजूद है। यहाँ इसी गुजरगाह से वो लोग जो खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे, वो अपने मुल्क अफगानिस्तान जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमजा शनवारी मज़ार के करीब एक कैंप कायम किया गया है। उस कैंप में ये जो अफगान मुहाजिरीन है जो वापस जा रहे हैं, गैर कानूनी गैर मुल्की जो बशिंदे हैं, इसके लिए इंतज़ाम किए गए हैं। मुकामी लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं उसके लिए जितना उनकी बस होती है। इसके अलावा ये जो लोग हैं ये वहाँ से ट्रकों के ज़रिए से सामान को लेकर जा रहे हैं। ट्रकों की बाकायदा चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है, इनकी बाकायदा यहाँ पे नादरा में वेरिफिकेशन होती है। अलबत्ता एक सहूलत अब दी गई है जिस पर ये जो लोग हैं जो जाने वाले हैं अपने मुल्कों में, ये खुश है। इनका कहना है कि 14 साल से कम उम्र के जो उनके बच्चे हैं उनकी जो एंट्री है उसको एग्जम्पशन दिया गया है, उसको माफ़ कर दिया गया है। तो इस
वजह से अब ये जो वापसी का अमल है इसमें काफ़ी तेज़ी आई है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं जो रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ रहे हैं और अपने मुल्क में जा रहे हैं। न सिर्फ इस बॉर्डर पे बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे जो बॉर्डर है वाना में, वहाँ से भी कुछ जो अफगानिस्तान के लोग थे वो वापस जा चुके हैं। और इस वक्त जो मर्द व ख़वातीन है उनको पहले भेजा जाता है और उसके बाद जो ट्रकों में सामान है उसको लोड किया जाता है यहाँ पे, और उसकी जब चेकिंग और स्कैनिंग होती है उसके बाद उसको बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। तो उसके साथ उस फैमिली के 1-2 बंदे यहाँ पे इसलिए खड़े होते हैं कि अगर गाड़ी के अंदर कोई गैर कानूनी चीज़ पकड़ा गया तो बंदा भी उसके साथ होना चाहिए। न सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान पहुँचते ही वहाँ पे कैंप कायम किए गए हैं और उस कैंपों में इनको ठहराया जाएगा और वहाँ पे उसको खाने पीने के बाद उसको अपने अपने इलाकों में रुखसत किया जाएगा। जी चलें, अच्छी बात यह है कि इंतजामात बेहतर किए जा रहे हैं और वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उससे अब उस अमल से नहीं गुजारा। ह्यूमन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी कि वो इधर क्या कर रहे थे और अब जब वो वापस चले जाएंगे अपने मुल्क तो वहाँ क्या करेंगे। मतलब अनसर्टेनिटी बहुत है ना, एक चैलेंजिंग सिचुएशन तो होगी और वो किसी के भी हालात तो कोई खास वैसे नहीं थे, इधर भी कोई खास यही कह रहे हैं कि लीगल तरीके से वापस आ जाएं और I mean, they can continue with what they were doing. अगर पासपोर्ट स्टैंप लगवाएं, वीज़ा लें और वापस आएं, लेकिन जो भी हो कानूनी तरीके से होना चाहिए। ऑब्वियसली गैर कानूनी तरीके से तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और क्रिकेट का जिक्र क्यों ना हो, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का और हमें जीतना बहुत जरूरी है। पिछले हम 3 मैचेस से डू और डाई पे हैं और कल वाला भी डू और डाई ही है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और अगर हम क्या था 83 रन्स एंड 34 ओवर्स में हो जाते हैं तो हमारे पॉइंट्स इतने हो जाएंगे कि हम आगे चले जाएंगे। और अगर हम जीत भी जाते हैं तब अगला मैच भी डू और डाई होगा। लेकिन सारे खबर ये है कि भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, यानी भारत नो सरप्राइज वहां पर पहुंच गया है। 14 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। कुछ नजर डाल लेते हैं पॉइंट्स सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि इंडिया जो है वो 7 मैचेस जीतकर 14 पॉइंट्स के साथ सबसे टॉप पोजीशन पे है। साउथ अफ्रीका 7 में से 6 मैचेस जीतकर 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन्स। ऑस्ट्रेलिया 6 में से 4 मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे, और न्यूजीलैंड 7 में से 4 मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे और हम 5वें पे हैं। तो लिहाजा अगर आप इस वक्त स्क्रीन देख रहे हैं तो 4th और 5th, जो कि न्यूजीलैंड 4th है, हम 5th हैं। हमारा मैच है कल और फिर डिसाइड होगा। रन रेट है न्यूजीलैंड का 0.484 और माइनस में है इस वक्त हमारा रन रेट। तो अगर हम कल अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो हम प्लस में आ जाएंगे। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और अतीकुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही भारत में मौजूद हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप को कवर कर रहे हैं। माजिद भट्टी साहब, सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन और टीम का मोराल उस पर बात करेंगे, लेकिन इफ्तिखार अहमद ने जो बिरयानी से मुतालिक बात की है, ज़रा उसको एलैबोरेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, उनको वजाहत देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जोक था, मजाक कर रहे थे? नहीं, ये असल में हमारे अतीक और फैज़ान जो हैं ये शरारत करते हैं। इन्हीं में से सवाल जो है वो थ्रो किया गया। बेसिकली आपको याद होगा जब टीम हैदराबाद पहुंची तो खानों की धड़ाधड़ पीसीबी वीडियो रिलीज कर रहा था, और उसके बाद पाकिस्तान टीम ने इब्तदाई दोनों मैच हैदराबाद में जीत लिए जब वो बिरयानी खा रहे थे। और जब हैदराबाद से टीम अहमदाबाद गई, फिर बेंगलोर आई, चेन्नई आई, जहां बिरयानी नहीं थी यहाँ चांपें थी, लेकिन टीम हारना शुरू हो गई। ये बिरयानी का सवाल इसलिए हुआ कि बाबर आजम ने कहा कि पाकिस्तान टीम का फिटनेस लेवल जो है वो वर्ल्ड कप के मयार का नहीं है। तो यहाँ पर सवाल ये उठने लगा कि भाई जब आप इतने वर्ल्ड क्लास इवेंट में जाएंगे, बिरयानियां, चांपें और निहारियां, कोरमे खाएंगे तो फिर शादाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया था इसका। जी हाँ, वो देखें जब तक जीत रहे थे तो सारी चीजें अच्छी लग रही थी, वो वीडियोस भी अच्छी लग रही थी। जब हारने लगे तो कप्तान ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई इनका फिटनेस लेवल जो है वो बहुत खराब है। तो अब ये बिरयानी का सवाल इसलिए हुआ। लेकिन मुबशिर, अभी आप जो पॉइंट्स टेबल दिखा रहे थे, इंडिया तो थ्रू हो गया। साउथ अफ्रीका को एक जीत चाहिए, साउथ अफ्रीका भी थ्रू हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन 3 में से 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए इन तीनों जाएंगे। जी, लेकिन पाकिस्तान को रन रेट भी बेहतर करना है, जीतना भी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अगर सारे मैच हारें तो पाकिस्तान की ये मंजिल जो है वो आसान हो सकती है, वरना थोड़ी सी
और कठिन हो जाएगी। बस बात ये है, कमिंग बैक टू द खाना बिट, अगर हम जीत रहे हो ना तो वी डोंट रियली, इट डजंट मैटर टू अस कि वो क्या खा रहे हैं। ये सारी बातें और ये तनकीद और स्क्रूटनी तभी होती है जब टीम परफॉर्म ना अच्छी करी हो कि तो क्या खाया था, वरना यू नो हु केयर्स के क्या खा रहे हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हैं और आप एथलीट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। आप जिम शुरू करते हैं, वर्कआउट शुरू करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस का देखना होता है। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए ना, तो इट इज अ लिटिल लेट इन द डे कि आज हम उनकी आदतें बदलें। अब ये तो खैर बात दूसरी होगी। अतीक, हमें लग रहा है आपको देख के कि आप कहीं स्टेडियम में खड़े हैं, तो आप ये बता दें क्या देख रहे हैं आप सामने, दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। जी बिल्कुल हुआ, आपने सही कहा। मैं इस वक्त चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर हूँ और पाकिस्तान टीम इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन इसमें जो अब तक जो सबसे बड़ी खबर मुझे नजर आ रही है, पता नहीं वो आगे जाके खबर बनती है नहीं। शादाब जो है वो अब तक ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, वो प्रैक्टिस के लिए जो है यहाँ पर नहीं आए अब तक। और बताया ये है कि शादाब का जो है आज सारी जो है उसकी मेडिकल पैनल जो है उसका है, हो सकता है कुछ देर बाद वो ग्राउंड में आए, कुछ बॉलिंग करें और वहाँ उनका जायजा लिया जाए। तो आज शादाब के हवाले से शायद कोई फैसला होगा कि शादाब किस हद तक फिट हैं और उनको क्या मसले मसाइल हैं। तो शादाब के हवाले से अब तक मुझे बड़ी अपडेट नजर आ रही है। बाकी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी थोड़े से ज्यादा उनके हौसले बुलंद, मोरल हाई, क्योंकि पाकिस्तान टीम एक मैच जीत चुकी है, चांसेस बनते जा रहे हैं। तो ओवरऑल खिलाड़ी तो यहाँ पर सारे प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। अलबत्ता शादाब जो है वो स्टिल ड्रेसिंग रूम के अंदर है और आज उनकी जो है वो सारी चीजों का जायजा लिया जाएगा और फिर कोई फैसला किया जाएगा कि शादाब कब तक ये भट्टी साहब कब तक ये फैसला किया जाएगा शादाब खान के मामले को लेकर, क्योंकि वो भी एक प्रोसेस लंबा है, आईसीसी से राब्ता करना पड़ेगा, रिजर्व खिलाड़ी को सामने लाना पड़ेगा, तो ये किस चीज का इंतजार करें? हाँ, ये इंतजार क्यों हो रहा था? वो तो अनवेल है काफी देर से। देखें, चूंकि उनको एक साल के अंदर तीसरी बार कंकशन हुआ है, तो आईसीसी के जो रूल हैं वो ये कहते हैं कि अगर तीसरी बार प्लेयर को कंकशन हो जाए तो इसका मतलब है कि फिर उस पर मजीद रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसको आराम देना चाहिए। हो सकता है कि लंबे अरसे के लिए शादाब खान जो हैं वो क्रिकेट से बाहर हो जाएं, लेकिन अगर ये बात जो अतीक कह रहे हैं इसमें काफी हद तक सदाकत लगती है। अगर ये बात दुरुस्त साबित हो जाती है तो मेरे ख्याल में पीसीबी जो टेक्निकल कमेटी है आईसीसी की उससे राब्ते में होगा। उनको बेसिकली एक मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। वो हमारे वाले मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है जो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। यहाँ पर वो बाकायदा एक मुस्तनद सा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए जिसके जरिए शादाब खान का फिर वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट आएगी, जो मुमकिन तौर पर अबरार अहमद होंगे, तो फिर अबरार अहमद ही बकिया मैचेस खेलेंगे वर्ल्ड कप में, जो भी पाकिस्तान का सफर रहता है। क्योंकि अतीक जिस तरह की परफॉर्मेंस है इस वक्त शादाब खान की, इंजरी से पहले भी वो भी इतनी कोई तसल्ली बख्श नहीं थी। यानी पिछले मैचेस में उन्होंने कोई विकेट नहीं ली, 49 रन दिए, इंडिया के खिलाफ 31 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली, 2 रन पर आउट हो गए, श्रीलंका के खिलाफ 55 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। तो अगर उनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाए तो इतना रिलाई करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, अबरार को चांस मिलना चाहिए। अब देखें, ये हकीकी फैसला तो टीम मैनेजमेंट में करना है और जब वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड तैयार होता था तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है पाकिस्तानी स्पिनर था, और जिसमें शादाब खान है कि आप दीगर जो सिलेक्शन कमेटी के थे या टीम थे बोर्ड के लोग, वो ये चाहते थे कि शादाब जो है वो ना जाए या स्क्वाड 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा ना हो, लेकिन शादाब को लिया गया और उनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया। फिर वाइस कैप्टन पर भी खासी बहस हुई कि आप एक ऐसा वाइस कैप्टन लेके जा रहे हैं जिसकी कभी प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं बनती, आप शाहीन शाह अफरीदी को जो है वाइस कैप्टन बनाएं, क्योंकि अगर वो फिट है और बाबर फिट है तो फिर ये 100% जो है प्लेइंग 11 में है। तो क्वेश्चन मार्क तो पहले से ही मौजूद था, ना सिर्फ शादाब बल्कि नवाज परफॉर्मेंस के ऊपर भी। दोनों जो हमारे ऑलराउंडर हैं, ना बैटिंग में उनके बहुत ज्यादा बल्ला चलता था, ना बॉलिंग में विकेटें उनको मिल रही थी, तो ये क्वेश्चन तो पहले भी मौजूद था। अब तफाकी तौर पर, हादसाती तौर पर शादाब जो है कंकशन इंजरी का शिकार हो गए, हेड इंजरी का। तो अब ये एक मौका, अगर आज इनका मेडिकल पैनल टीम का ये डिसाइड करता है कि शादाब मुकम्मल फिट नहीं है, तो फिर यकीनी तौर पर अबरार की एंट्री जो है वो हो सकती है।
लेकिन सिर्फ ये जो है ना सिर्फ एक बातें हैं, अभी तक इसका हतमी फैसला मुबश्शिर और अच्छा, हुमा हम नहीं भी तो हुआ है। माशाल्लाह ना हर चीज़ 11th आवर पे ही छोड़ते हैं। 3 दिनों से हम ये बात कर रहे हैं कि शादाब इज अनवेल, तो फैसला ले लो, अब इतना एंड तक ले जाने की क्या ज़रूरत है। इन एनी केस भट्टी साहब, हम अपनी इंजरियों की तो बात कर रहे हैं, वहाँ न्यूजीलैंड की टीम भी कोई ख़ास हालात उनके अच्छे नहीं हैं, तो क्या हमारी नज़रें हमारी टीम की, डिसीजन मेकर्स की, मैनेजमेंट की, उनकी टीम पे भी हैं? बिकॉज इट सीम्स लाइक उनके भी जो टॉप प्लेयर्स हैं, दे माइट नॉट बी एबल टू मेक इट। देखें, मैं थोड़ी सी आपको अपडेट दे दूं। जो अतीक बात कर रहे हैं, मैं भी इस वक्त स्टेडियम में हूं और जो मैं ऊपर से देख रहा हूं कि अबरार अहमद जो हैं पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स जो वार्म अप कर रहे हैं, उनके साथ अबरार भी वार्म अप कर रहे हैं। एक तो ये अपडेट है। दूसरा, जो लॉकी फर्गूसन और दूसरे न्यूजीलैंड के बॉलर्स अनफिट हुए, तो उन्होंने काइल जेमिसन को तलब कर लिया, वो बेंगलोर में मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मसला इस वक्त न्यूजीलैंड नहीं है। पाकिस्तान का मसला इस वक्त पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, वो उसी पे फोकस कर रहे हैं। जाहिर है जो न्यूजीलैंड के माइनस पॉइंट हैं उनको तो वो कोशिश करेंगे कि उनसे फायदा उठाए, लेकिन पाकिस्तान टीम चाह रही है तो जो टेम्पो बना है उस टेम्पो को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान टीम जो है, जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ खेली है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेले। लेकिन अभी आज सुबह का टाइम है, यहाँ पर जो मौसम, जिस तरह मैच वाले दिन तो बारिश की फोरकास्ट है, लेकिन इस वक्त भी धूप गायब है और हल्का सा हम देख रहे हैं कि हल्की सी यहाँ पर रोशनी है और जो हब्स की कैफियत है, लग रहा है कि शायद आज ही बारिश हो जाए। कल तो बारिश की फोरकास्ट अपनी जगह मौजूद है, लिहाजा पाकिस्तान को अच्छी परफॉर्मेंस भी देनी है, मौसम से भी बचना है। इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं जो पाकिस्तान को, जिनसे बचकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई अतीक, हम बहुत क्यूरियस हैं, हमें पता है कि आप लोग स्टेडियम में हैं। अतीक, आप स्टेडियम में, तो जरा कैमरा हिलाए ना, हमें जरा नज़ारा तो कराएं और हम अपनी फुल स्क्रीन पे फायदा उठाना चाहते हैं। यू बीइंग देयर, ऑलराइट, दिखाता है तो फोटोग्राफर सामने आ गए थे। ये अगर आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान टीम जो है, अगर आपको नजर आ रही होगी, जी जी बिल्कुल, में मसरूफ है और इन्हीं के साथ अबरार हैं। और ये टीम का ड्रेसिंग रूम है, जहां पर इस वक्त शादाब खान मौजूद है अंदर, जो अभी ग्राउंड में नहीं आए हैं। और ये पाकिस्तान टीम इस वक्त जो है यहाँ पर चिन्नास्वामी में प्रैक्टिस करी। और अगर आप मौसम की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ये देख रहे होंगे, बादल हैं यहाँ पर, हम देखने की कोशिश जरूर कर रहे हैं अतीक, लेकिन एटलीस्ट हमें एक सेंस हो रही है ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल। टीम की बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है आपको? मोराल क्या लग रहा है आपको? देखें मुबश्शिर, टीम तो बहुत ज्यादा एक अच्छे कलर में नजर आ रही है, क्योंकि 4 मुसलसल शिकस्त के बाद एक कामयाबी मिली और फिर पैदा होती जा रही है। और जिस तरीके से अभी बात हो रही थी इंजरीज के हवाले से न्यूजीलैंड की, ये भी अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी जो है उनकी टीम भी इंजरीज का शिकार है, वहाँ भी उनके प्लेइंग लेवल के खिलाड़ी जमा करना मुश्किल हो रहा है। यही सूरत हाल जो है वो न्यूजीलैंड की है। तो बात ये हो रही है इस वक्त ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो के अंदर कि क्योंकि ये हिस्ट्री का सबसे लंबा, मतलब लगभग कोई 1.5-2 महीने पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट है, तो उसमें 15 खिलाड़ी जो है उनमें से अगर 2 खिलाड़ी के आपके इंजरी हो जाते हैं या 3 खिलाड़ी, तो आपके पास फिर ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैनेजमेंट पे वो ये अभी तो इस वर्ल्ड कप में नहीं हो सकता, लेकिन चाहते वनडे वर्ल्ड कप जब भी हो तो उसमें अगर ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बड़ा है तो फिर स्पॉट की भी थोड़ी सी गुंजाइश ज्यादा रखे, ताकि ऑप्शन में फंसे ना। अगर किसी खिलाड़ी के 2 खिलाड़ी अनफिट हो जाते हैं तो 13 में से 11 लड़के निकालना फिर जरा मुश्किल हो जाता है टीम मैनेजमेंट के लिए। तो ये बात भी जो है वो खातिर की जा रही है यहाँ पर। अच्छा जी भट्टी साहब, क्रिकेट बोर्ड के बड़े मामला चल रहे थे और अब किस स्टेज पे हम पहुंचे हैं? बिकॉज इतने टेंशन वाले अब मैचेस आ गए कि उनको तो वैसे खामोश हो जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, इग्नोर कर देना चाहिए। देखें, क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं वो तो काफ़ी गंभीर हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स दुनिया के उठा के देख लें, पाकिस्तान के बड़े अखबारात देख लें, टेलीविजन चैनल देख लें, क्रिकेट बोर्ड में जो तमाशा लगा हुआ है उसकी कहानियां तो चल ही रही हैं। लेकिन ज़का अशरफ साहब जो हैं, उनको जो 4 महीने का टाइम मिला था, जिसमें उनको इलेक्शन करवाने का मैंडेट मिला था, उसकी मियाद जो है वो 5 तारीख को ख़त्म हो रही है और आज हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे है। तो मुमकिना तौर पर आज कहते हैं कि शायद मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन जारी हो, जो आईपीसी मिनिस्ट्री है। फिर कल जो फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन है शाहिद खान आफरीदी,
वो प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ से मिले थे, तो यहाँ और पाकिस्तान में ये कयास आ रहे हैं भी गर्दिश में है कि शायद शाहिद आफरीदी जो हैं उनको कोई इम्पोर्टेंट मनसब दिया जा रहा है, ना उसकी तरदीद हुई ना तस्दीक हुई। लेकिन बहरहाल यहाँ टीम की परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, उसमें से तो पाकिस्तान ने निकलना है, लेकिन पीसीबी हेडक्वार्टर में भी काफी एक बड़ा दंगल चल रहा है। देखें वहाँ कौन सा पहलवान कामयाब होता है। शाहिद आफरीदी कुछ अरसे के लिए पहले भी चीफ सेलेक्टर रहे थे भट्टी साहब, तो इस दफा क्या उम्मीद लगाई जाए, क्या ओहदा मिलेगा उन्हें? देखें इस बार जो बातें हो रही हैं वो तो चेयरमैन की बातें हो रही हैं, और शाहिद आफरीदी जिस टेलीविजन चैनल पे बैठ रहे हैं वो मौजूदा पीसीबी मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बल्कि पिछले दिनों तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में ये कहा था कि बहुत ज्यादा मुझे प्रेशराइज करवाया जा रहा है पीसीबी की मैनेजमेंट की तरफ से। तो ज़का अशरफ की कश्ती जो है वो काफी इस वक्त मुश्किल में है। देखते हैं कि वो किस तरह निकल पाते हैं। या तो आज शाम तक उनको एक्सटेंशन मिलेगी या फिर किसी नए बंदे का तकर्रुर होगा। हो सकता है कि उबूरी मुद्दत के लिए बात है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, मैचेस अभी हो रहे हैं और बीच में ये सब डिसीजंस हो रहे हैं। और हुमा थोड़ा सा आपको कहूँगा, शादाब खान आ गए हैं और वो इस वक्त डॉक्टर के साथ जो है रनिंग कर रहे हैं। मैं आपको शायद थोड़ी सी वीडियो दिखाने में शायद कामयाब हो जाऊं। ये देखें, ये शादाब वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपको नजर आए, यहाँ करीब से आएंगे, थोड़े से रुक गए हैं। इनके साथ आप देख रहे हैं मैनेजर है और शादाब। ये तो अच्छी खबर है अगर शादाब आ गए, लेकिन अभी रिपोर्ट्स का तो इंतजार किया जाएगा या वो आज ट्रेनिंग में भी हिस्सा लेंगे? नहीं, ट्रेनिंग तो मुझे बज़ाहिर असर नहीं जा रहा कि वो बॉलिंग भी करेंगे, क्योंकि अभी वो सिर्फ जो है ग्राउंड की चक्कर लगा रहे हैं। अभी ये करीब आ जाएंगे और अगर आपको नजर आ रहा होगा शादाब टहलते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि बाकी खिलाड़ी जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये शादाब खान और उनके साथ मैनेजर हैं रेहानुल हक, ये अगर आपको ये नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी जो शादाब खान की इंजरी है, ये चूंकि उनके सर पे चोट लगी है, तो इसमें ये होता है कि बज़ाहिर बाज़ दफ़ा आपको महसूस नहीं होता कि आपकी इंजरी सीरियस है, लेकिन जब आप गर्मी के अंदर ग्राउंड में जाते हैं तो फिर चक्कर आने लग जाते हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक श्रीलंका में टेस्ट मैच चल रहा था जिसमें सरफराज अहमद के सर पे गेंद लगी थी, तो उन्होंने थोड़ी देर बाद बैटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर अचानक सरफराज के सर में चक्कर आना शुरू हुए। फिर वो टूर्नामेंट टेस्ट से बाहर हो गए और मोहम्मद रिजवान ने बकिया टेस्ट मैच खेला। तो अब ये देखना है कि ये इंजरी कितनी सीरियस है, क्योंकि साल में तीसरी बार इनके सर में चोट लगी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि डॉक्टर्स, टीम मैनेजमेंट और आईसीसी का रूल जो है वो यही कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा खतरात मोल लेना खिलाड़ी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राइट। अच्छा, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम जरा अपने व्यूअर्स को भी बता दें। जैसे कि वर्ल्ड कप की तारीख में आपको बता दें, न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो ज़्यादा बेहतर रहा है इन द पास्ट की अगर हम बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तवक्को की जा सकती है कि इंशाल्लाह कल भी अच्छा होगा। दूसरा ये कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीत कर अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो बैटिंग पहले होनी चाहिए, तो ज़रा बेहतर होगा। भट्टी साहब, यू थिंक द सेम? सही। अच्छा, देखिए जो हुमा जिस तरह बात करी है, जी भट्टी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चूंकि मैच शुरू होने में तकरीबन 24 घंटे हैं और ये डे मैच है। हुमा आपके लिए और मुबशिर आपके लिए, आप चूंकि कल आपका प्रोग्राम नहीं है, लिहाजा आपको भी सुबह 10:30 बजे टीवी के सामने बैठना है। तो ये डे मैच, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि वीकेंड पे आप लेट सोते रहे। कल आपने नहीं सर, नींदें उड़ गई हैं। नींदें उड़ गई है सर, अब तो सोने का कोई चांस ही नहीं है भट्टी साहब। लेकिन भट्टी साहब, ये आपसे भी जानना चाहेंगे, अतीक आप भी अपना इनपुट दीजिएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप आपने बहुत से कवर किए हैं, लेकिन इस दफा जो हो रहा है भारत में इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में इतने बड़े बड़े मार्जिन से टीम्स जीत रही हैं, 200 रन से, 150 रन से, ऐसे पहले हमने नहीं देखा। जी हाँ मुबशिर, इस बार मेरे ख्याल में कुछ टीमों की बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी है और कुछ टीमें अचानक अच्छा खेलते खेलते हारने लग जाती हैं। अब जिस तरह आप साउथ अफ्रीका को देख लें, तो साउथ अफ्रीका जो है वो टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन वो नेदरलैंड की टीम से एक मैच हारा हुआ है। इसी तरह बांग्लादेश की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, लेकिन उसने जो एक कामयाबी हासिल की है वो अफगानिस्तान के खिलाफ हासिल की है। तो इस बार जो है टूर्नामेंट में अपसेट्स भी काफी हुए हैं, बड़े मार्जिन की फतुहात ज्यादा हुई हैं, लेकिन जो फंसे हुए मैच हैं, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान श्रीलंका,
तो पाकिस्तान ने अपने मैच बहुत क्लोज जाके या जीते हैं या हारे हैं, उसी वजह से पाकिस्तान का रन रेट और पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो इस वक्त हमें काफी मुश्किल नजर आ रही है। अच्छा, एक अपडेट भी आ गई है, न्यूजीलैंड के स्क्वाड में तब्दीली की मंजूरी आईसीसी ने दे दी है। याद रहे मैट हेनरी इंजर्ड हुए थे साउथ अफ्रीका के मैच के खिलाफ, अब उनकी जगह काइल जेमिसन को टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड की जानिब से 13 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, अब देखते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं। जी अतीक, आप बोल रहे थे। हाँ मुबशिर और हुमा, मैं ये बता रहा था कि क्योंकि चेन्नई स्टेडियम है ये बनिस्बत दीगर स्टेडियम के जरा छोटा है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर जब मैच हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया ने कोई 19 छक्के यहाँ पर मारे थे और ये ग्राउंड छोटा है, इसकी बाउंड्री इतनी ज्यादा लंबी नहीं है, तो यहाँ छक्का जो है बहुत आराम से लग सकता है बनिस्बत चौके के। अगर आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया ने धक धक करके डेविड वार्नर ने जो पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई की थी, तो लगभग कोई 19 छक्के उस मैच के अंदर जो है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मारे थे। तो ये ग्राउंड तक आप बात कह रहे हैं कि बड़े लंबे मार्जिन से शिकस्त हो रही है, तो हर 4 साल बाद होता है। ये तो हमें अपनी बैटिंग के वक्त पता चलेगा। अच्छा, एक और जबरदस्त जितनी ज्यादा हो गई। अच्छा, वाइल वी स्ट्रगल, मतलब अभी तो ऑब्वियसली हम दुआओं पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह हर तरीके से देखते हैं कि हमारा किस तरह चांस बन सकता है। वाइल दैट इज़ हैपनिंग, आपको बता दें कि आईसीसी की जानिब से जारी की गई है एक आदाद व शुमार उन्होंने बताए हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान की कैचेस पकड़ने की शरह जो है वो 86% है, जो कि मौजूदा टीमों में सबसे ज़्यादा है। तो वाइल वी माइट थिंक दैट वी आर ऑब्वियसली नॉट प्लेइंग दैट गुड जितना हमारी कैपेबिलिटी है, तो कुछ जो है हमें 37 कैचेस में से सिर्फ पाकिस्तान ने 6 कैचेस ही ड्रॉप किए हैं और इस फहरिस्त में दूसरा नंबर नेदरलैंड्स का है जिसकी कैचेस पकड़ने की शरह 85% है। 81% शरह के साथ भारत इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि इंग्लैंड 81% के साथ चौथे, जनूबी अफ्रीका भी 81% के साथ पांचवें, बांग्लादेश 76% के साथ छठे और ऑस्ट्रेलिया एक दौर में बड़ी ज़बरदस्त इनकी फील्डिंग साइड होती थी, लेकिन आज वो इस कैचेस के मामले में 7वें नंबर पर। तो भट्टी साहब, ये तो फील्डिंग के हवाले से तो ये बड़ी अच्छी बात ही होगी, जल्दी से कुछ कह दें। देखें, कैचेस तो हमने लिए हैं, लेकिन हमने जो फेमस कैच इसी ग्राउंड पर डेविड वार्नर का छोड़ा था जी, उस कैच से आप देख लें कि 159 रन मजीद डेविड वार्नर ने बनाया और पाकिस्तान का मैच जो था वो पाकिस्तान के फेवर में आता 367 रन बना लिए। तो मैच नहीं भूल सकते तो हमने 6 जो कैचेस ड्रॉप किए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट कैचेस हैं, लेकिन होपफुली कि पाकिस्तान जो है कैच के मामले में अब गलतियां ना करे, इस शरह में मजीद इजाफा हो। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब एंड अतीक, एंजॉय योरसेल्व्स। और चलें, कुछ हमने भी अपने रिकॉर्ड बना लिए, लेकिन नॉट दैट इट वन अस मच। बस हमारा फोकस रहा और इंटेंट रहा, तो इंशाल्लाह ये मामला तो चलते रहेंगे, कैचेस हों या ना हों, मैच जीतना है हमने और हम मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली। पिछले घंटे में हमने आपको बताया था कि इलेक्शंस की डेट जो है वो फाइनली आ गई है, विच इज़ गोइंग टू बी 8 ऑफ February 2024 which is a Thursday। तो इस पे सारे ही ऑलमोस्ट खुश हैं। आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी हमारे साथ हैं। आसमा, इलेक्शन की डेट सामने आ चुकी है और बज़ाहिर तमाम जो फरीक हैं इस पर बिल्कुल राज़ी नज़र आ रहे हैं, तो क्या हम ये तसल्ली रखें कि हाँ अब अगर मगर ख़त्म हो गया है और बिलाखिर इलेक्शन हो जाएंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये भाम ख़त्म हुआ है किसी हद तक, और बिल्कुल होना भी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई भाम रह गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक तारीख़ के ऊपर जो है रजामंद हुए हैं, और वो तारीख़ 8 फरवरी की है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो ये मामला चल रहा है। कल रिपोर्ट करेंगे, यानी आज के दिन में ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताई जाएगी कि 8 फरवरी की तारीख़ के ऊपर दोनों जो इदारे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंसी एक इदारा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है, उन दोनों की रजामंदी हुई है। तो अब इससे आगे जो है वो बढ़ना पड़ेगा, इससे आगे ऐसे बढ़ना पड़ेगा कि अब इलेक्शन कमीशन को बाकायदा अपना एक स्केड्यूल देना पड़ेगा कि कब तक जो है उनके नज़दीक हल्का बंदियों का मामला ख़त्म होगा और कब तक जो है वो कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जो है वो लोग अपने अपने हल्कों में निकलेंगे, मंशूर के हवाले से, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हवाले से, और ये तमाम चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी इलेक्शन कमीशन को कि लेवल प्लेइंग फील्ड
तफसील जो है वो सबको मिलती है नहीं मिलती है, और इसको यकीनी बनाना, ये मेरे ख्याल है बहुत अहम मैटर्स हैं, और ये सारे के सारे अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको देखेगा। तो अब जाहिर है कि वैसे तो लगता है सही है अब तक के ये इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को हो जाएंगे, 8 फरवरी 2024 को, जो कि ड्यू थे नवंबर या अक्टूबर 2023 के अंदर, और अब ये इंतखाबात जो हैं वो 24 आसमा साहिबा, अब सब कुछ हो जाए, सब मसले क्लियर हो जाएं, तब भी एक चीज़ तो रहेगी, वो है हल्का बंदियों का ऐलान, और इसके बाद एतराज़ात निपटाने का सिलसिला भी होगा। आपकी तवक्को क्या है? क्या मजमूई तौर पर सब राज़ी रहेंगे या हल्का बंदियों पर एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा मसला जो है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक जितनी भी दरख्वास्तें आई हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं इस वक्त, वो उसको एड्रेस किया जाएगा, और उसको अमेकेबली, हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स हैं। एक बड़ा नंबर ज़रूर है जो कि जिनकी तरफ से दरख्वास्तें आई हैं, लेकिन ये तय हो जाएगा। मेरा ख्याल है वंस ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको तय कर लेगा, तो उसके बाद जो है वो बाकायदा एक स्केड्यूल जो है उसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी होंगी। तो कोई पिंडोरा बॉक्स मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से या इन हल्का बंदियों के जो एतराज़ात हैं उसको दूर करने के हवाले से जो है वो सामने आएंगे। 30 नवंबर तक जो है ये मामला होगा, 30 नवंबर तक उसकी शायद डेट आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जैसे पहले कहा था कि 30 नवंबर तक, और फिर उन्होंने कोर्ट में भी ये बात कही है, तो 30 नवंबर तक ये सारी हल्का बंदियों के जितने भी मसाइल हैं, एतराज़ात हैं, ये पटिशन्स हैं, उनको सुन लिया जाएगा, और प्रोसेस के तहत जो है वो उसको आगे इसके बाद जो है वो एक बाकायदा जो स्केड्यूल है उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा कि पोलिंग डेट और टाइम और कोड ऑफ कंडक्ट, और उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं मेरे ख्याल है उसके हवाले से बात होगी। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से भी कोई पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। ये अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो इस मामले को यकीनी बनाए कि किसी किस्म का कोई जो है वो इसमें तासुब ना हो, किसी किस्म का कोई रखना ना आए, किसी किस्म का कोई शिकायत ना आए सियासी जमातों की तरफ से, ताकि एक इलेक्शन की तरफ जो है वो पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार आसमा शेराज़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक एक अहम अपडेट सामने आई है। 100 इंडेक्स 53,000 की हद अबूर कर गया है, और 100 इंडेक्स 346 पॉइंट्स इजाफे से 53,003 पर है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ताज़ा तरीन अहवाल है। आपको बताएं 100 इंडेक्स 53,000 की हद अबूर कर गया है, और 100 इंडेक्स 346 पॉइंट्स इजाफे से 53,003 पर मौजूद है। ये है जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। अच्छा, अब ज़रा मौसम का हाल इसलिए उस पर बात कर लेते हैं क्योंकि पंजाब में सर्दी इतनी नहीं आई जितनी स्मॉग आ गई है। तो ऑब्वियसली आपको पता है जब स्मॉग आ जाती है तो ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होती है। उधर पंजाब हुकूमत ने 1 माह के लिए स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी है, और तालीमी इदारे और दफ्तर वगैरह हुएवर गोज़ आउट उनके लिए ये हिदायत हैं कि वो मास्क ज़रूर पहने। एक्चुअली हम भी आपको यही कहते रहते हैं कि मास्क तो छोड़े ही ना, वैसे ही तो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए, बिकॉज और भी बड़े वायरल वगैरह इन्फेक्शंस जो हो रही होती हैं, मास्क से बहुत बचत हो जाती है। इसी पे हम बात करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ही बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए डॉक्टर साहब। पहले तो आपसे बतौर एक तिब्बी माहिर ये सवाल करेंगे कि स्मॉग का जो सीज़न शुरू हुआ है इसमें किस तरह के इन्फेक्शियस बीमारियाँ हो सकती हैं, क्या एहतियात की जा सकती है, तफसील हमसे शेयर कीजिए। स्मॉग जो पहले फॉग थी, जब उसमें बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, लेड पार्टिकल्स ये मिले तो वो थोड़ा रंग भी उसका काला हो गया और उसको स्मॉग कहा जाता है। और इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स वगैरह होते हैं, कार्बन होता है, तो ये बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन या सोजिश करती है और इससे बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ भी जन्म लेती हैं। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं और बहुत बूढ़े लोग हैं, 65-60 साल से ऊपर हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको बहुत इफ़ेक्ट करती है। और ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करती है, यानी नाक, गला और उसके बाद फेफड़े को। खांसी, बलगम और उसके बाद सांस में तकलीफ़ होना या सीटी बजना सांस में, ख़ासकर उन लोगों को जो स्मोक करते हैं उनमें को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, यहाँ जो पहले ही अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। और यही नहीं कि ये सिर्फ
थोड़ी बहुत खांसी वगैरह करे, कई लोगों में ये बहुत सीरियस हो जाती है और फिर उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और कई लोग तो इस स्मॉग के दौरान हमारी जो मोर्टेलिटी है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है अपने हमारे बुज़ुर्गों के अंदर और बच्चों के अंदर। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी तरह ये एक्सप्लेन भी कर दिया और अब तो ये सबके सामने है, पूरी सूरत हाल भी वाज़ेह हो गई है। तो ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब का क्या अंदाज़ा है इस दफ़ा ये सीज़न और इसके साथ आने वाली बीमारियां कब तक चलेंगी और महकमा सेहत को कितनी एडिशनल फोर्स जो है या फंड्स लेट्स सपोज वो दरकार होंगे? देखें, हमारा ये ख्याल है कि अगर आप ये जो सस्पेंडेड हैं ये इसलिए हैं इस वक्त के जो एयर मूवमेंट है लाहौर के ऊपर इस वक्त ज़ीरो है ऑलमोस्ट, तो ये सस्पेंडेड रहेंगे अनलेस के कोई विंड की मूवमेंट हो, कोई प्रेशर बने जो इसको ड्रैग करे आउट इस जगह से। दूसरा ये है कि अल्लाह ताला करें कि ये बारिश हो जाए तो फिर भी ये सेटल हो जाएगी काफ़ी हद तक, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टाइम। इसके अलावा हमने हॉस्पिटल में बहुत प्रिपेयर्डनेस की हुई है फॉग के लिए, इमरजेंसी में और चेस्ट की वार्ड्स में बेड्स हमने रिज़र्व किए हुए हैं। और उसके अलावा हम चाहते हैं कि लोगों को, बूढ़े लोगों को, बच्चों को फ्लू की वैक्सीन और नमूनिया की वैक्सीन लगाई जाए, जो हमने वाफर मकदार में कोशिश कर रहे हैं कि अवेलेबल रखें ताकि वो इस सीज़न से इजीली निकल जाएं। हम लोगों को ये भी कह रहे हैं कि अगर वो एस्थमेटिक हैं या उनको दमा है या ब्रोंकाइटिस है तो उनमें ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, तो दिसंबर में इंशाल्लाह ये वैसे भी ख़त्म हो जाएगी, हमारी यही प्रेडिक्शन है। तो ये एक महीना वो इस तरह गुजार सकते हैं काफ़ी एहतियात से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जावेद अकरम साहब। और सिर्फ एक दिन में 77,339 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, तो और ये भी स्टार्ट हुआ है ये मामला, तो लिहाजा टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स प्लीज़। अच्छा जी, खालिद अल मईना हमारे साथ सीनियर अरब जर्नलिस्ट मौजूद हैं और जो गज़ा की सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल हम बात करना इस्राइल की गज़ा के अल-कुद्स अस्पताल के नज़दीक फिर बमबारी हुई है जी। हम लोग से बचने के लिए अस्पताल में पनाह लेने वालों और ज़ख्मियों समेत 14,000 फ़लस्तीनी खौफ में मुब्तला हैं। खालिद अल मईना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि गज़ा पर इजरायली हमलों को अब ऑलमोस्ट कुछ एक महीना हो चुका है, तो हज़ारों फ़लस्तीनियों की जान लेने के बावजूद इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है और इजराइल पर किसी का प्रेशर भी नहीं चल रहा। अब ये प्रेशर चल नहीं रहा और जो प्रेशर डालने वाले हैं वो कोशिश नहीं कर रहे। आपको क्या लग रहा है? ये इसराइल जो है हकीकत में ये किसी की बात नहीं करता है, लेकिन आप देखिए जो सब प्रेशर जो डाल रहे हैं ये जाली प्रेशर है। जर्मन टेक्नीशियंस हैव गॉन टू असिस्ट इसराइल, वहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गए, फ्रांस के लोग गए, तो ये नया क्रूसेड है। ये लोग नहीं रुकेंगे और ना इन पर कोई प्रेशर नहीं कर सकते हैं। सऊदी अरब, कतर और ये प्रेशर रखे थे, तुर्किया के प्रेसिडेंट ने भी रखा। 11 तारीख को मेरे ख्याल में अरब समिट है, वी होप समथिंग विल हैपन, लेकिन प्रेशर विल कम फ्रॉम विद इन। हम सब सोचते हैं कि इसराइल काफी स्ट्रॉन्ग मुल्क है, इनके पास कुव्वत है, लेकिन इसराइली सोसाइटी अंदर से आजकल फ्रेगमेंटेड हो रही है। सो वी होप एंड प्रे दैट समथिंग फ्रॉम इनसाइड विल कम। लेकिन ये जंग ने एक चीज हमें सबको बताया कि अगर हम कुव्वतदार ना हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, तो हमारी हालत ऐसी होगी जैसे फलस्तीनों की हालत है। फलस्तीन, गजा इज द बिगिनिंग। ये ग्रैंड मैप, ग्रेट एरिना जो बनाए हैं, इनके फर्दर प्लान्स है फॉर एक्सटेंशन। खालिद अल मईना साहब, इस्राइल फ़लस्तीन जंग में एक पेशरफ्त ये भी समझी जा रही है कि यमन इसमें एक बराह रास्त फरीक बन सकता है। ऐसा हुआ तो क्या दीगर ममालिक को भी बीच में आना पड़ेगा और क्या जंग पूरे खित्ते तक तो नहीं फैल जाएगी? नहीं, वो एक सही बात है, इसलिए मिस्र और दूसरे कंट्रीज आर नॉट कमिंग इन। आप जानते हैं मिस्र, जॉर्डन, ये दोनों कंट्री हैं। सीरिया को तो आप छोड़ दें, यमन तो आप जानते हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं, उनके रॉकेट्स तो कुछ नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो। दिस इज व्हाई अब लोग कहते हैं कि सऊदी अरब ये नहीं कर रहा है, कतर। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू एक्सट्रैक्ट सबसे इंटरेस्ट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट फॉर फलस्तीनीज। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सरप्राइज हुए, समझ गए, जब ये पूरी कौम, अमेरिका, कांग्रेस, ये और वो, दे केम ऑन द साइड, उनका साइड लिए, उनके साथ वकूफ हुआ उनका। यूरोप
तो आई थिंक कोई अरब इन्वॉल्वमेंट इसमें इट विल क्रिएट वाइडर जंग। और ये बदमाश लोग इंतजार कर रहे हैं फॉर एनी इन्वॉल्वमेंट उनके एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये जो हर चीज बहुत शुक्रिया खालिद अलमईनी साहब, ये जो आपने कहा है ना कि विद इन इजराइल प्रेशर कुछ बढ़ेगा तो कोई बात बनेगी, यही इसी का इंतजार है। और एक्चुअली कुछ डिविजन्स हम सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं इस हवाले से। वी आर गोइंग टू सी यू ऑन मंडे। कल के लिए दुआ कर रहे हैं, कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जीतेगा, ऑफ कोर्स।